नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। मध्य प्रदेश बीजेपी एक खास तरह का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है, जो पंचमढ़ी की वादियों में 14 जून से 16 जून तक चलेगा। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिन्हें पार्टी में रणनीति के चाणक्य के तौर पर कहा जाता है। अमित शाह उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे और बीजेपी की विचारधारा से लेकर संगठन तक पर चर्चा करेंगे। सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को आज रात तक पंचमढ़ी पहुंचना अनिवार्य है, ताकि 14 जून दोपहर 12 बजे से होने वाले कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी हो सके। जानकारी के मुताबिक बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर में कुल 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र में पार्टी की विचारधारा, हमारा विचार और पंचनिष्ठा पर चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव मार्गदर्शन देंगे। वहीं दूसरे सत्र में बीजेपी की कार्य पद्धति पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सांसद बंशीलाल गुर्जर जानकारी साझा करेंगे। तीसरे और अंतिम सत्र में स्वप्नील कुलकर्णी तथा प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी द्वारा पार्टी की शताब्दी वर्ष योजना और पंच परिवर्तन विषय पर प्रस्तुति दी जाएगी। दूसरे दिन के प्रशिक्षण में नेताओं को विधानसभा क्षेत्रों में प्रबंधन, चुनावी इनोवेशन और सदन में बेहतर भूमिका निभाने को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। विधायकों और सांसदों को अनुभव के आधार पर 3 ग्रुपों में बांटा जाएगा। पहले ग्रुप में पहली और दूसरी बार के विधायक होंगे, जिन्हें सुधीर गुप्ता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा संबोधित करेंगे। दूसरे ग्रुप में वरिष्ठ विधायक होंगे, जिनसे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, विधायक प्रदीप लारिया और हरिशंकर खटीक संवाद करेंगे। तीसरे ग्रुप में राज्यसभा और लोकसभा सांसद होंगे, जिनसे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके मार्गदर्शन करेंगे। उधर बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और इसे महज ढोंग करार दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। हम कार्यकाल के दौरान नियमित हमारा ये वर्ग होता है, उसी की श्रृंखला में ये पंचमढ़ी के अंदर 14, 15, 16 को हमारा वर्ग होगा। इस वर्ग में सभी हमारे सम्मानीय विधायक और सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सदस्य, लगभग 201 जो हमारे कार्यकर्ता प्रतिनिधि है, वो इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ग का उद्घाटन देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना और जिनके अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को नए आयाम और नई तकनीक से युक्त भारतीय जनता पार्टी कैसे बनेगी, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी इस वर्ग का उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो क्या ट्रेनिंग दे रही है, क्या पाठशाला में अपने नेताओं को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को सिखाने जा रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से उनके नेता मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, देश की सेना और देश की बेटी का अपमान कर रहे हैं और उनको पार्टी में रखा जा रहा है, अपने बगल में बैठाया जा रहा है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि अनुशासन का जो ढोंग भारतीय जनता पार्टी करती है वो सिर्फ एक दिखावा है। जनता सब अपनी खुली आंखों से देख रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। वहीं हर्ष जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। हर्ष जैन जी और प्रेम व्यास जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं सत्ता पक्ष के साथ ही करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस तरीके से इस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, 14 जून से इसका शुभारंभ होगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको लेकर, चूंकि पाठशाला के ऊपर कांग्रेस तो कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि उनका कहना है कि आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन आपके नेता लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं जो देश विरोधी है और उसके साथ ही अफसरों के ऊपर, महिला अफसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं।
देखिए शगुन जी, सबसे पहले तो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। अब जिसको विष पसंद है वो विष ले लें और जिसको अमृत पसंद है वो अमृत ले लें। दूसरी बात है कि जो कार्यक्रम स्थल तय किया गया है वो पचमढ़ी तय किया गया है। इसके पूर्व में पचमढ़ी में हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, कई सारे निर्णय लिए गए और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है राजा भभूत सिंह के बारे में जनता को जानने का मौका मिला। मेघालय की शिक्षण पद्धति हो, मार्क्स की हो या मुगलों की हो, उसके इतर आज हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जगहों को चिन्हित करें, चाहे हमारे वर्ग के लिए और चाहे हमारे कैबिनेट के लिए, जिसके बारे में आम जनता को पता चले, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, जिन्होंने समाज के लिए कुछ देने का कार्य करा। दूसरी तरफ है कि जो प्रशिक्षण वर्ग जिसको नाम दिया जा रहा है, ये नियमित वर्ग भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, जिसमें संपर्क और संवाद ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है। अगर हम संपर्क की बात करते हैं तो आम कार्यकर्ता का जनता से संपर्क, आम कार्यकर्ता का वरिष्ठ नेता से संपर्क। अभी आपने देखा होगा भोपाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करा था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है और हम ये मानते हैं कि हर बार विधान परिषद हो या सांसद हो या निचले चुनाव हो, हम नए व्यक्तियों को मौका देते। इसीलिए जब भी अभी लगभग 3 दर्जन ऐसे नेतृत्व है हमारे मध्य में, मध्य प्रदेश से, जो पहली बार चुनकर आए, तो निश्चित रूप से जो वर्ग लगाए जाते हैं वो पूरे भारत में लगाए जाते हैं और उन वर्ग में अधिकतर जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास जिसको कहेंगे, जहां पर हमने पहले 2 सीटें अर्जित करी थी और उसके बाद में अभी लगभग कई राज्यों में हम सत्ता में है, कई राज्यों में हम रिपीट हुए और तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आए। तो निश्चित रूप से प्राथमिकी से अंत तक और दूसरी चीजें पंच निष्ठा हमारी क्या है और हर कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद जो नया जुड़ कर आता है निश्चित रूप से उसको अवगत किया जाता है और हम इसीलिए मानकर चलते हैं कि जब भी पुराना नेतृत्व हो या नए नेतृत्व हो, जब भी हम नियमित वर्ग लगाते हैं तो उस वर्ग के माध्यम से कुछ अमृत निकलता है जो आम जनता के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और जो कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 2047 के संकल्प को लेके अगर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भी उन्हीं संकल्पों के प्रयासरत होते हुए, लेकिन प्रेम व्यास जी देखिए, संवाद का समय ऐसा है, ये ट्रेनिंग कैंप का समय ऐसा है जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वाहवाही कर रहा था सेना की, लेकिन कुछ नेताओं की जब जबान फिसली उसके बाद सवाल तो आपके ऊपर खड़े हुए ना सर, और उसके तुरंत बाद ये संवाद का ऐलान, इसके बाद तो टाइमिंग भी तो है ना सर, इसमें मैटर करती है, इसीलिए तो कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रही है। शगुन जी, सबसे पहले तो जिन भी व्यक्ति ने जो भी बयान दिए वो एकमात्र व्यक्ति के बयान को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने कहा, उन्होंने क्षमा याचना करी, लगभग 3 बार क्षमा याचना करी और कोर्ट में केस माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए, कोर्ट के द्वारा जो भी दिशा निर्देशन होंगे, भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के समय, चलते युद्ध के समय चरणजीत सिंह चन्नी, उदित राज, शोभुद्दीन सोज, इन लोगों ने क्या भाषण दिए थे। उसके बाद में अभी जब नेतृत्व, कांग्रेस का भी नेतृत्व जब विदेशों में जाकर भारत की जीत को, भारत की जो जिस तरह से स्ट्राइक की गई उसको प्रसारित करना, पाकिस्तान की खुली पोल करने के लिए जब जा रहा था, तब ये कांग्रेस के नेता थे, उनको आतंकवादी कह रहे थे। तो मुझे लगता है चलते युद्ध के दौरान जो भाषण दिए गए वो सेना को कमजोर करते हैं। युद्ध समाप्ति के पश्चात जिनने भी जो भी कहा, निश्चित रूप से उस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और पार्टी भी अपने स्तर पर संज्ञान लेगी। लेकिन उन लोगों को क्या, जो चलते युद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना की स्टोरी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। ठीक है प्रेम व्यास जी। हर्ष जैन जी, मैं सीधे आपका यहाँ पर रुख करूंगी। जिस तरीके से बीजेपी ये ट्रेनिंग कैंप चला रही है सर, वो तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? शगुन जी, सर्वप्रथम मैं इस डिबेट की शुरुआत उन लोगों ने जिनने इस भीषण हादसे में अपनी जान गंवा दी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए करूंगा। ये जिस समय को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, जिस समय पूरा देश गमगीन है, पूरा देश अहमदाबाद के हादसे से ऊपर नहीं उठ पाया है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को पचमढ़ी ले जाके पिकनिक मनवा रही, इवेंट कर रही, एक ढोंग रच रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अब जनता समझ चुकी है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पूरी तरीके से जनता यथावत स्थिति समझ चुकी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट करती है और इवेंट के नाम पे असली मुद्दों से भटकाती है। आज दुर्भाग्य ये है कि आज मैं इंदौर शहर में सुबह से
मेरे एरिया में लाइट गई हुई है, जनरेटर फेल हो गए, मुझे गाड़ी में बैठ के गाड़ी की लाइट ऑन करके डिबेट में भाग लेना पड़ रहा है। ये असली मुद्दा है आज इंदौर का, मध्य प्रदेश का। बिजली कटौती है, ये सब भूल के चुनाव कैसा जीता जाए, जनता जाए भाड़ में, ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। बस चुनाव की मशीनरी बन के एक जैसे कंपनी काम करती है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, जनसेवा दूर दूर तक इनको जनसेवा से कोई मायना नहीं रखते। ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीनरी बन के रह गई है और ऐसे दुखद समय पे भी ये राजनीति करते हैं। मैं सर देखिए, इसकी घोर निंदा। हर्ष जी देखिए, जो अहमदाबाद में हादसा हुआ सर, उसकी टाइमिंग इस कार्यशाला से मैच हुई है, वो बहुत अलग सी चीज है सर। और दूसरी बात, आप इसको ढोंग करार दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कांग्रेस संगठन सृजन कर रही है, क्या वो भी ढोंग है सर? कांग्रेस का संगठन सृजन एक रायशुमारी हो रही है। बाहर से एक ऑब्जर्वर आ रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं और प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। हम कोई इवेंट नहीं कर रहे हैं संगठन सृजन के नाम पे। 55 ऑब्जर्वर आए हैं दिल्ली से, जो कि अलग अलग अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं और कम से कम 10-10 दिन एक जिलों में स्पेंड कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता से, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से अकेले में प्राइवेट बात करके रायशुमारी कर रहा है। तो वो पहले से आते हुए ये हुआ है, ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं करा है कांग्रेस ने। और जैसे कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान है, हम कैसे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता की आवाज को ऊपर ले जाया जाए, ये उसके ऊपर फोकस करा है, ना कि बीजेपी के ऊपर से एक पर्ची आ जाती है और मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाता है। सर इसके लिए तो कांग्रेस भी हमेशा से, सर इसको लेकर तो कांग्रेस भी हमेशा से कटघरे में खड़ी रही है कि यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं वही फैसला लेते हैं, कार्यकर्ताओं की आवाज को दबा दिया जाता है, छोटे नेताओं की आवाज को दबा दिया जाता है, इसलिए गुटबाजी होती है कांग्रेस में। आप शगुन जी देख सकते हैं कि संगठन सृजन अभियान से राहुल गांधी जी ने कितना बड़ा चेंज लाया कांग्रेस पार्टी में। ये ऑलरेडी उनने ये मॉडल को गुजरात में लागू कर दिया है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। उसके बाद कार्यकर्ता बहुत खुश है और मध्य प्रदेश में भी होने के बाद हाल ही में इंदौर के ग्रामीण और शहर के प्रभारी आए थे। आप मानेंगे नहीं, एक जैसे भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख बोलते हैं ना, हमारे यहाँ एक मोहल्ले के नेता से भी वो पर्सनली कम से कम 10 से 15 मिनट चर्चा करके गए। तो आप समझे कि एक एक कार्यकर्ता को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस नए अभियान में। तो निश्चित ही इससे बहुत समझना चाहूंगी, यहाँ पर सृजन का मुद्दा उठा ही हुआ है, तो सर सृजन का मतलब तो होता है जो चीज समाप्त हो चुकी है उसको वापस से सृजनित करना। तो क्या आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस की यहाँ पर जिस तरीके से दशा चल रही है उसके बाद ये संगठन सृजन का अभियान चलाया गया? क्योंकि आप यहाँ पर मुद्दा बीजेपी वाले का बना रहे हैं, तो सवाल तो आपके ऊपर भी खड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं, सृजन का मतलब खराब चीज को सही करना होता है। अगर कुछ चीज हम भी मानते हैं कि कुछ चीज अगर हमसे पिछले पास्ट में गलत गई होगी, संगठन हमारा कमजोर हुआ होगा, तो उसको हम मजबूत कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है, और हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी तो कहाँ एक्सेप्ट करती है? आज उनने अपने नेता की गलती एक्सेप्ट करी? आज भी नहीं कर रहे, आज भी डिफेंड कर रहे हैं, कोर्ट के बहाने से डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कांग्रेस के संगठन में कुछ खामियां रही होंगी, जिस पिछले 10-12 साल से जो रिजल्ट आए हैं वो निश्चित ही अच्छे नहीं आए, इसलिए हम सृजन अपना रहे हैं। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में हिम्मत है कि वो अपने नेता की जो उसने गलत कहा उसको एक्सेप्ट करे और माफी मांगे? ठीक है, प्रेम व्यास जी, उन्होंने तो अपनी गलती यहाँ पर मानी है, वो बात मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, सृजन करने की नौबत आ गई है, वो सृजन कर रहे हैं वापस। क्या आप लोग भी मानेंगे इस बात को? शगुन जी, सबसे पहले तो जिन नेताओं ने बयान दिए, क्या उसमें से किसी भी एक नेता ने क्षमा याचना करी है? आपने सुना है किसी के भी? उदित राज ने क्षमा याचना करी हो, चरणजीत सिंह चन्नी ने करी हो, शोभुद्दीन शोध ने करो, मध्य प्रदेश में आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे, और उसके बाद कहा गया था 2017-18 में कि कौए मरे, बिल्डिंग गिरी, ऐसे शब्द बोलने के बाद में किस नेता ने क्षमा याचना करी है? बता दीजिए। आप यहाँ बैठकर क्षमा याचना की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम तो स्वीकार चुके हैं कि जो वक्तव्य दिया गया था निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में संज्ञान लेते हुए डांट फटकार लगाने का कार्यक्रम में स्वयं लगभग 3 से 4 बार मीडिया के समक्ष आकर हमने क्षमा याचना करी।
प्रश्न ये है कि आपके नेताओं द्वारा कितनी बार क्षमा याचना की गई सार्वजनिक तौर पर? आप बता दीजिए किसी भी एक नेता का बयान, मैं चैलेंज करता हूं आपको। दूसरा, आपने कहा कि असंवेदनशील है। आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी स्वयं मौके पर पहुंच गए संवेदनशीलता के साथ। 12 कैमरे लगा के गए थे मौके पे। सर राहुल गांधी भी जब किसी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो सर उनके साथ भी कैमरा जाता है। ऐसे समय पे 12 कैमरे लगा के राहुल गांधी जब किसी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तब भी कैमरा जाता है। जी, राहुल गांधी जाते 2500 हैं, इस समय कैमरे नहीं जाते रिहर्सल करते हुए देखा है। रिहर्सल करते हुए देखा है कि रिहर्सल कैसे होगी। वो पुल के आगे लगभग 25 पत्रकार कैमरा लेके लगे, वहां से दिशा निर्देशन दे रहे हैं कि हम ऐसे चलेंगे, तुम लोगों को राइट में रहना है, लेफ्ट में रहना है। वो छोड़िए, उसके बाद में आपने कहा संवेदनशीलता। राहुल गांधी जी 26/11 के बाद में 8 महीने बाद में शर्मन शेख में ये कहा जा रहा था कि 26/11 के बाद अगले दिन देखिए, आप गुमराह मत करिए। अगले दिन नरेंद्र मोदी जी बॉम्बे आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और सरकार सर, सवाल यहाँ पर ये उठता है, अगर नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये आपकी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के अंदर सबसे बड़ी कमी थी कि कोई आकर इतने बड़े हादसे के बाद वहां पर पीसी कर रहा है। कमी तो सर फिर आपकी सरकार में थी। है कैसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने दिया आपने, कैसे पीसी करने दिया? हमने तो सरकार का साथ दिया जब तक युद्ध चला, जब तक साथ दिया, जब तक सीजफायर नहीं हुआ, जब तक साथ दिया। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने साथ दिया, खासकर राहुल गांधी। फिर बयानों की पेरिश तो कहां से आ जाती है? बयानों का बाढ़ कहां से आ जाता है? सर मेरे दोनों से सवाल यहाँ पर है। राजनीति करना चालू कर दिए थे। मेरा दोनों से सवाल यहाँ पर है सर, बयानबाजी दोनों तरफ से होती है। एक पक्ष माफी मांगने की बात कहता है तो दूसरा पक्ष उसके ऊपर सवाल उठाता है। इस सवालों की पेरिश तो कब तक जाएगी? अभी मुद्दा यह है कि बीजेपी अगर इसको लेकर संवाद कर रही है तो गलत क्या है? अगर आप लोग सृजन अभियान चला रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? आप लोग पहुंच गए अहमदाबाद विमान हादसे पर, कितना संवेदनशील मुद्दा है? सवाल यह है, यहाँ पर मुद्दे को आप लोग भटका रहे हैं। इसीलिए तो शगुन जी, मैं तो बिल्कुल भटकारा। मैं तो आज प्रेम व्यास ये सवाल उसका जवाब दे रहा क्यों इंदौर में आप दोनों बहुत सम्माननीय मेहमान हैं हमारे प्रेम व्यास जी, हर्षदीप, आप दोनों बेहद सम्माननीय हमारे गेस्ट हैं। मैं आप दोनों से यही अनुरोध करूंगी कि जो आज का मुद्दा है आप लोग कृपया करके इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करें। और सबसे पहले प्रेम व्यास जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हर्ष जी मैं आपके पास आऊंगी। और मैं दोनों से यही उम्मीद करूंगी कि एक दूसरे के टाइम स्लॉट के अंदर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा फिर ऐसे नहीं हो पाएगी। प्रेम व्यास जी। नहीं, शगुन जी मैं थोड़ा सम्मान आपसे भी निवेदन करूंगा। मैं कहीं बीच में बोला हूं तो मुझे बता दीजिए। मैं हर्ष जी के प्रश्नों के जवाब दे रहा था और ये जवाब नहीं सुनना चाहते कुछ कीजिए। इन्होंने जो प्रश्न उठाए थे, चाहे वो संवेदनशीलता को लेकर हो, चाहे वो गुजरात हादसे को लेकर हो, और चाहे वो प्रधानमंत्री जी को लेकर, मैं उसके जवाब दे रहा था। दूसरा, इन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर अभी बिजली की परिस्थिति को लेकर इन्होंने प्रश्न उठाया। एक वो समय था ना, यहाँ तो अभी वातावरण की परिस्थितियों के कारण कई जगह पर ये सब पूरे देश में होता है, लेकिन आपके समय तो 10-10 घंटे बिजली जाती थी। व्यापारियों को शाम को 6 बजे बाद काम नहीं करने दिया जाता था, फैक्ट्रीज बंद हो जाती थी, किसानों को जो है रात में सर्पदंश से मृत्यु होती थी क्योंकि रात में 2 घंटे लाइट आती थी। आज उस परिस्थिति से मध्य प्रदेश निकल चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2046 में विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए, संगठनात्मक मजबूती के लिए निश्चित रूप से हम कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर कार्य होता है तो वो घोड़ों पर आकर समाप्त हो जाता है। 3 तरह के घोड़े, लंगड़े घोड़े, उसके बाद लक्ष्मण सिंह जी को जो है सच्चे बोलने पर निकाल दिया जाता है। इंदौर से जो चड्डा जी हैं उनको शालीनता के आरोप में निकाल दिया जाता है, क्योंकि कैलाश जी जब इन्विटेशन लेकर जाते हैं तो चड्डा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो उनका स्वागत भर कर देते हैं। इसीलिए उनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। पॉलिटिकल अफेयर्स टीम की आपकी बैठक होती है, आदरणीय जीतू पटवारी, आपने कहा पर्ची, जीतू पटवारी जी में ऐसी कौन सी उपयोगिता थी? खुद अपने क्षेत्र से लगभग 35,000 वोटों से हारे, उसके बाद में उनको अध्यक्ष बना दिया। तो आप बताइए ना, कांग्रेस में क्या जीते हुए विधायकों की कमी थी? क्या 3-3, 4-4 बार के विधायक इस लायक नहीं थे कि वे प्रदेश के अध्यक्ष का पद संभाल सके? ठीक है हर्ष जी, आपको पाठशाला से दिक्कत है या फिर आपको ये लग रहा है कि ढोंग है वो आपको दिक्कत है, या फिर आपको पूरी पाठशाला से ही दिक्कत है? जी, बीजेपी का आंतरिक मसला है। मुझे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ ये दिक्कत है कि ये मुद्दे भटकाते हैं और इवेंट करते हैं। जिस दिन ये इवेंट करना बंद करेंगे और जनता के मुद्दों को ज्यादा ध्यान देंगे, उस दिन मैं एज अ विपक्ष भी इनका सपोर्ट करूंगा।
आज मध्य प्रदेश में मूंग के आप खरीदी में देखें कितना बड़ा एक किसानों का मुद्दा है, बिजली, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। अभी कॉलेज के एडमिशन्स लग रहे हैं और जो पास आउट होके आए हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही युवाओं को, ये इतना बड़ा मुद्दा है। लेकिन इनको सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए इसके ऊपर ये अपना साम दाम दंड भेद लगा देते हैं। ये ही भारतीय जनता पार्टी की असलियत। ठीक है, देखिए हर्ष जी, मैं आपको इस पे यही बोलना चाहूंगी कि जो इसमें आज पाठशाला का आगाज होगा 14 जून से, उसके अंदर जन सुनवाई को तरीका कैसे होता है, तौर तरीका कैसे होता है, जनता के साथ कैसे संवाद करना है, उनकी समस्याओं को जानना है, उसको लेकर भी पाठशाला की जाएगी। बहरहाल आपकी इस कॉमेंट को लेकर मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रेम व्यास जी, आपका फाइनल कॉमेंट इसको लेकर। देखिए, जो अर्श जी ने प्रश्न कर, निश्चित रूप से हम कार्य कर रहे हैं, जब भी तो कई राज्यों में हमारी सरकारें रिपीट हुई, लगभग 5 राज्य से। बताइए कांग्रेस की किस राज्य में सरकार रिपीट हुई है? निश्चित रूप से संवाद हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और इसीलिए मैंने कहा कि आम कार्यकर्ता भी जनता से संवाद के तहत रहता है और हमारे वरिष्ठ नेता भी आम कार्यकर्ता के साथ संवाद में रहते हैं। हमारे यहाँ ये परिपाटी चलती है और आपने कहा कि क्या कार्य कर रहे, 4 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ है, 13 करोड़ घरों में आजादी के बाद 17 करोड़ घरों में पानी नहीं था, हमने पहुंचाने का कार्य करा। मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख घरों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में मुद्रा लोन हमने दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, 33% का आरक्षण हमने तय किया है। बिजली की परिस्थिति ये थी कि 5000 मेगावाट या 25,000 है, 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनेंगी। तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हर कार्यकर्ता कैसे प्रतिबद्ध हो, कटिबद्ध हो। पंचनिष्ठा जो हमारी है, जिसमें राष्ट्रवाद हमारी सर्वप्रथम है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मता, दूसरा लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक विषय से शोषण मुक्त समाज का निर्माण, सकारात्मक डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए एक बार चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही वक्त था। डॉक्टर प्रेम व्यास जी और हर्ष जैन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कमेंट इसको लेकर देने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाला